स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की ज्योग्राफी। तो देखिए अभी हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका कि नाम है जलवायु। जलवायु के अंतर्गत देखिए हमारा जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से ITCZ जो ITCZ है किस प्रकार से मूव करता है। हमने देखा था कि किस प्रकार से सूर्य देखिए एक एक करके अक्षांश ऊपर की तरफ आता रहता है और कहां तक आना है उसको कर्क रेखा तक आना है। ठीक है, कर्क रेखा जो कि भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। और आप लोगों को पता है कि 21 जून को जो सूर्य है उसका लंबवत प्रकाश कहां पर पड़ता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि कर्क रेखा पर। जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो उसके साथ ही हमने देखा था कि किस प्रकार जो ITCZ है, ITCZ देखिए इस प्रकार से वो पूरा देखिए उत्तर दिशा तक बढ़ा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए वैसे तो सूर्य यहां पर है, कर्क रेखा तक ही रहेगा, उससे ऊपर जा नहीं सकता सूर्य का लंबवत प्रकाश। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे सूर्य नीचे की तरफ आना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि फिर से वो विषुवत रेखा पर आएगा और कहां चला जाएगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहां पर सूर्य का लंबवत प्रकाश चला जाता है। लेकिन हम बात करेंगे देखिए 21 जून की। 21 जून को क्या होगा कि सूर्य का लंबवत प्रकाश कर्क रेखा के ऊपर आएगा। कर्क रेखा के ऊपर आएगा तो उसकी वजह से ये क्या है कि देखिए जो थार का मरुस्थल है, अब थार का मरुस्थल आप देख रहे हैं ये अरावली रेंज है। अरावली के आप पश्चिम में देखेंगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर है थार डेजर्ट। और थार का देखिए जो वितरण है यानी कि जो फैला हुआ है ये केवल भारत में नहीं, आप देखेंगे कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी ये फैला हुआ है। जब ITCZ देखिए यानी कि पूरा भाग जब गर्म होता है तो ITCZ इस प्रकार से यानी कि उत्तर दिशा की तरफ हमें अधिक बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों मिलेगा? एक तो थार भी गर्म है, उसके अलावा हम देखेंगे कि जो उत्तर का मैदान है ये भी पूरी तरह से गर्मी में झुलस रहा होता है। जितनी ज्यादा अधिक गर्मी होगी जो ITCZ है वो उतना ही ज्यादा आगे की तरफ मूव करेगा। ये चीज हमने पिछले वीडियो से समझ ली थी। उसके बाद देखिए हम इस कंडीशन को ही लेकर चलेंगे आज की 21 जून को क्या हो गया कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है। अब कर्क रेखा पर जब सूर्य लंबवत होगा उसके अलावा हम देखेंगे कि जो ITCZ है जो कि इस प्रकार से उत्तर दिशा की तरफ देखिए बढ़ा हुआ है इस प्रकार से। तो ITCZ पर क्या होता है कि देखिए यहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगती है। मैंने आपको बताया था ना कि जो ITCZ है, ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यहां पर क्या क्या कंडीशन होती है। यहां पर देखिए ITCZ होगा, वहां पर क्या मिलेगा, एक तो हमें हाई टेम्परेचर होगा, यहां पर हाई टेम्परेचर होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी और जो हवाएं गर्म होने के कारण ऊपर उठी है वो क्या कहेंगे, उसको कन्वेक्शनल करंट कहा जाएगा। ठीक है, कन्वेक्शनल करंट के माध्यम से हवाएं ऊपर उठ गई है तो यहां पर क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर जोन यहां पर बनेगा। कहां पर? ITCZ पर। और ITCZ कहां पर है, इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से ITCZ यहां पर निर्मित हुआ है कर्क रेखा के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये भूभाग क्या है, अधिक गर्म है। अब ये गर्म होने के कारण देखिए यहां पर क्या होगा, अब जैसे ITCZ जो है अब यहां से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी, कन्वेक्शनल करंट बनेगा, हवाएं इस प्रकार से देखिए ऊपर उठ गई। ऊपर उठने के बाद आप लोगों को पता है कि कुछ हवाएं उत्तर की तरफ चली जाएंगी और कुछ हवाएं आएंगी दक्षिण की तरफ। इस प्रकार से यहां से हवाएं उठी, उसके बाद ये कहां तक गई, देखिए जो सौभ मंडल की सीमा है ना ट्रोपोपॉज, उसके आसपास तक जाती है और उसके बाद ये ठंडा होने के बाद नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ इस प्रकार से चल पड़ेगी। अब ये हवाएं जो ट्रोपोपॉज के आसपास आप देख सकते हैं कि चल रही है इस प्रकार, इसी को ही जेट कहते हैं। अब ये जेट चली जा रही है, अब इसको कहां तक जाना है, तो देखिए ये जाएगी भारत के नीचे तक जाएगी और जहां पर 0 डिग्री इक्वेटर है यानी कि विषुवत रेखा को भी क्रॉस करते हुए ये नीचे तक जाएगी। और जहां पर ये उतरेगी आपको उसके बारे में पता है कि देखिए जो हाई प्रेशर बेल्ट हमने बनाई थी, इससे पहले के वीडियो आप देख सकते हैं, तो हाई प्रेशर जो बेल्ट है वहां पर ये जेट उतरेगी।
अब देखिए इस प्रकार से, ठीक है, जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया कि ITC-Z है, तो यहां से गर्म होकर हवाएं ऊपर की तरफ उठेगी। जैसे ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, ITC-Z है यहां पर, तो हवाएं इस प्रकार से गर्म होकर ऊपर की तरफ उठी और ट्रोपोपॉज से इस प्रकार चल पड़ी, तो ये क्या बन गया, जेट बनी। अब जेट के बाद देखिए यहां पर मान लीजिए आपका ये था 23.5 डिग्री पर है ना सूर्य अभी, तो ये 23.5 डिग्री है यहां पर, तो हवाएं इस प्रकार चलती जा रही है नीचे की तरफ, मान लीजिए ऊपर उठकर नीचे की तरफ, तो यहां पर 0 डिग्री इक्वेटर मिलेगा। लेकिन ये हवाएं यहां नहीं उतरेंगी, ये कहां पर उतरेगी, जो सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट है, जो कि कहां पर होगी, नॉर्मली जब विषुवत रेखा पर सूर्य होता है तो देखिए जो 30-35 डिग्री के अक्षांश होते हैं, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, तो हवाएं वहां उतरती है, वहां पर क्या बनता है, हाई प्रेशर एरिया वहां पर बनता है। लेकिन अभी आप लोग देख सकते हैं कि जब ITC-Z अब विषुवत रेखा पर ना होकर कहां पर आ गया है, कर्क रेखा पर आ गया है, तो जो 30-35 डिग्री पर जो हाई प्रेशर की बेल्ट हुआ करती थी, तो वो भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। पहले 30-35 पर, तो अब आप कह सकते हैं कि 20-25 तक वो बेल्ट मूव कर जाएगी। तो ये जेट जो बनकर हवाएं ऊपर की तरफ चल रही है, तो ये यहां पर देखिए जो सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट है, जो कि कहां पर होगी, 20 से 25 डिग्री साउथ की तरफ, तो यहां पर ये हवाएं उतर गई हैं इस प्रकार, ये हवाएं उतर गई। उसके बाद ये हवाएं देखिए यहां पर मान लीजिए इक्वेटर है, इक्वेटर से नीचे ये जो मैंने आपको बताया है 20 से 25 डिग्री साउथ, यहां पर हवाएं उतरेंगी। अब हाई प्रेशर पर उतरने के बाद ये हवाएं क्या करेंगी, ये जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है कहां पर, ITC-Z के आसपास, इसको फिल करने के लिए ये हवाएं मूव करेगी। कहां पर, इनका टारगेट कहां है, टारगेट है यहां पर थार का मरुस्थल मुख्यतः, ठीक है, तो यहां पर ये मूव करेगी। तो मूव जब ये करेगी तो देखिए इस प्रकार से यहां पर 20-25 साउथ से लेकर इस प्रकार से ये जब इसको क्रॉस करेगी, किसको, 0 डिग्री इक्वेटर को, तो उसको क्रॉस करते हुए ये यहां तक आएगी जहां पर हमारा है ITC-Z, तो इस प्रकार से आएगी। तो यहां पर आप देखिए हवा की डायरेक्शन नहीं देख पा रहे हैं, उसको समझने के लिए एक बार फिर से देखिए, यहां पर है 23.5 डिग्री, यहां पर हमारा क्या है, ये ITC-Z है, ITC-Z है। उसके बाद यहां पर मान लीजिए कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है। उसके बाद आप नीचे चलेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो कि कहां पर, 20 से 25 डिग्री साउथ की तरफ, तो यहां पर 20 से 25 डिग्री साउथ की तरफ क्या है, आपकी हाई प्रेशर बेल्ट है। तो यहां से ITC-Z से गर्म होकर हवाएं ऊपर उठी जेट बनकर, और कहां चली गई, ये 20-25 डिग्री साउथ पर उतरती है। ठीक इसी प्रकार नॉर्थ की तरफ भी उतरती है, लेकिन वहां से अगर हवाएं आती है तो देखिए उसके अंदर नमी की मात्रा नहीं होगी, उनसे वर्षा नहीं होती। हम डिस्कस कर रहे हैं मानसून के बारे में, और मानसून देखिए किन हवाओं की वजह से आएगा, इन्हीं हवाओं की वजह से भारत में मानसून आएगा। अब ये हवाएं 20-25 इस पर उतरकर हाई प्रेशर बेल्ट पर उतरेंगी, और यहां से इनको कहां आना होगा, ITC-Z पर आना होगा। क्यों आना होगा, मजबूरी है इनकी। मजबूरी क्यों है, क्योंकि प्रकृति ने नियम ही ऐसा बनाया है कि जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी, कि वातावरण में कहीं भी देखिए हमेशा समता बनी रहेगी। समानता बनाने के लिए ही इन हवाओं को यहीं जाना होगा। क्यों जाना होगा, यहां पर है आपका लो प्रेशर, यहां पर क्रिएट हुआ है। तो देखिए अब ये हवाएं चलेगी, ठीक है। अब ये दक्षिणी गोलार्ध में है ना, ये 20-25 डिग्री साउथ दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है। जब हवाएं यहां से चलेंगी 23 डिग्री तक, यानी कि जो ITC-Z है उससे भी ऊपर है, तो वहां तक पहुंचने के लिए इनको चलना होगा। तो देखिए जो फेरल का नियम है, फेरल का नियम क्या कहता है कि हवाएं जब अपने दक्षिणी गोलार्ध में बहेंगी तो अपने बाईं तरफ मुड़कर चलेगी। ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जब हवाएं यहां से चलेंगी तो देखिए बाईं तरफ, यानी कि इस प्रकार ये मुड़ेंगी बाईं तरफ। लेकिन फेरल का नियम क्या कहता है, इसके अलावा फेरल का नियम यह भी कहता है कि जब हवाएं अपने उत्तरी गोलार्ध में चलेगी तो वो अपने दाईं तरफ मुड़कर चलेगी। तो इसी प्रकार देखिए 0 डिग्री को जैसे ही क्रॉस करेगी तो क्रॉस करते ही इनकी जो दिशा है वो किस तरफ हो जाएगी, दाईं तरफ हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये दाईं तरफ जो दिशा हो गई है, इनकी दिशा क्या हो गई, देखिए पश्चिम दक्षिण, यानी कि दक्षिण पश्चिम इनकी दिशा हो गई। तो ये क्या बन गया आपका
दक्षिण पश्चिम मानसून बन गया। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये दिशाएं आप देख सकते हैं। अब जो हवाएं हमें चलानी है वो ठीक इसी प्रकार से चलेगी और आप लोग समझ गए होंगे कि यही हवाएं क्या करने वाली हैं, भारत के अंदर मानसून लाने वाली हैं। तो भारत के अंदर देखिए जो मानसून की शुरुआत होती है तो वो कब होती है, 1 जून से प्रारंभ हो जाता है मानसून। लेकिन देखिए जैसे जैसे सूर्य ऊपर बढ़ता रहता है ना, तो 1 जून में भी क्या होता है कि इसके कर्क रेखा के आसपास ही होता है सूर्य, लेकिन जो मानसून है वो आना प्रारंभ हो जाता है। और सबसे पहली वर्षा कहां पर करेगा, आप देख सकते हैं कि जो एरो की डायरेक्शन है सबसे पहले ये कहां पर टकराएगी, ये केरल का जो तट है, देखिए मालाबार तट बोलते हैं, तो मालाबार तट से टकराकर ये क्या करेंगे, वर्षा करेंगे। और यहां पर आप देखेंगे एक पर्वत चोटी जिसका कि नाम क्या है, पश्चिमी घाट की अनाईमुडी है। तो अनाईमुडी से टकराकर ये क्या करेंगे, बहुत ज्यादा प्रबल है ये हवाएं, नमी की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक है यहां पर। तो जैसे ही ये इस पर्वत से टकराएंगी ये शाखा अनाईमुडी से, तो यहां पर बहुत भयंकर बारिश होगी। इसी को क्या कहा जाता है, मानसून ब्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, मानसून प्रस्फोट कहा जाता है, मानसून धमाका भी कहा जाता है इसी चीज को। कब, जब 1 जून को यहां पर केरल के मालाबार तट और इस प्रकार से यहां पर्वत से टकराकर वर्षा होती है उस चीज को। उसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, देखेंगे कि भाई 1 जून के बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो मानसून जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है आगे की तरफ। और देखेंगे कि जुलाई तक तो क्या होगा कि पूरे भारत को ही अपनी चपेट में ले लेता है मानसून, ये चीज पता है आप लोगों को। तो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि अब देखिए यहां पर ये चीज भी आप लोग समझ सकते हैं कि भाई जब हवाएं इस प्रकार से बह रही है सारी, कहां से, दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ बह रही है, तो यहां पर जब एक बाधा उत्पन्न हो गई है ना हवाओं के बीच में, यहां देखेंगे कि स्थल मार्ग आ गया है, यहां पर स्थल आ गया है ना, कि भूमि का भाग आ गया है। तो यहीं पर ये देखिए यहां की जो हवाएं होंगी वो अलग यहां से चलेंगी, यानी कि अरब सागर के ऊपर से बहकर चलेंगी। और यहां की हवाओं को आप देखेंगे इस प्रकार से चलेगी, तो यानी कि बंगाल की खाड़ी से होते हुए गुजरेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मानसून है यहां पर दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो 2 शाखाओं के अंदर विभाजित हो गया है। कौन कौन सी शाखा है, जो शाखाएं अरब सागर के ऊपर से जाएगी तो ये अरब सागर शाखा कहलाएंगी, और जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जाएंगी ये बंगाल की खाड़ी शाखा कहलाएंगी। तो इन दोनों चीजों को ही आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ये जो अलग अलग हवाएं चलेंगी यहाँ पर कहां कहां किस क्षेत्र में बारिश करेगी, इसी चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले ये चीज आपको पता लग चुकी है कि भाई केरल में सबसे पहले बारिश होगी। उसके बाद देखिए जैसे जैसे ये हवाएं आगे की तरफ बढ़ेंगी तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने बनाए हैं रेड कलर से, वेस्टर्न घाट है यहां पर, ठीक है, पश्चिमी घाट है। तो ये जब मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट से टकराएंगी तो पश्चिमी घाट पर खूब सारी वर्षा होगी यहां पर, ठीक है। पश्चिमी घाट पर जो वर्षा होगी वो किस प्रकार की वर्षा होगी, पर्वतीय वर्षा होगी, ओरोग्राफिक रेन उसको कहा जाएगा। ये चीज ध्यान रखेंगे, एक बार आप समझ भी लेंगे कि जो ओरोग्राफिक रेन है ये क्या होती है। तो देखिए यहां पर वेस्टर्न घाट का एग्जांपल लेंगे हम लोग। मान लीजिए इस प्रकार से ये वेस्टर्न घाट है, इस प्रकार से वेस्टर्न घाट है ये आपका। तो वेस्टर्न घाट के आप यहां पर देखेंगे कि जो मुंबई है वो वेस्टर्न घाट के पश्चिमी भाग पर स्थित है, ठीक है। उसके अलावा पूना को देखेंगे, पुणे को, तो ये कहां पर है, पूर्व की तरफ स्थित है इस प्रकार से। तो ये आपका पुणे है और ये यहां पर आपका जैसे कि मुंबई है। तो यहां पर देखिए जब ये दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा जब यहां पश्चिमी घाट से टकराती है तो मैंने अभी आपको बताया कि कैसी वर्षा होगी, पर्वतीय वर्षा होगी, ओरोग्राफिक रेन। तो यहां पर देखिए इस प्रकार से ये हवाएं आई। कौन सी हवाएं हैं आप लोग समझ सकते हैं। अभी देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून वाली ये हवाएं हैं जिनको की वर्षा करनी है। अब ये अरब सागर के ऊपर से बहकर आ रही है, यहां पर भाई ये अरब सागर ही तो है नीचे। तो यहां पर बहते समय इन्होंने क्या किया है, पर्याप्त मात्रा में नमी अवशोषित कर ली है, यानी कि ये खूब जमकर बारिश करने वाली है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब ये पर्वत के इस भाग की तरफ आएंगी यहां पर, तो हवाएं यहां पर आ गई। उसके बाद देखिए हवाओं को आगे गति करनी है, ठीक है, मूवमेंट तो करेंगी हवाएं, लेकिन यहां पर बीच में एक देखिए बाधा उत्पन्न हो गई है। बाधा का नाम क्या है, पश्चिमी घाट।
अब पश्चिमी घाट को पार करने के लिए हवाओं को क्या करना होगा, पहाड़ की चढ़ाई करनी होगी पश्चिमी घाट की। तो इस प्रकार से ये हवाएं ऊपर बढ़ना प्रारंभ करेंगी। तो इस चीज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो क्या होगा, टेम्परेचर में कमी होती है। तो टेम्परेचर में यहां भी सेम वही चीज होगी कि कमी होना प्रारंभ होगी टेम्परेचर में, और जैसे ही टेम्परेचर में कमी होगी उसका नतीजा क्या होगा कि देखिए जो जल वाष्प है ना इन हवाओं के अंदर, वो बादलों के रूप में संघनित हो जाएगी। संघनन होगा हवाओं यानी किसका, जल वाष्प का। संघनन यानी कि छोटी छोटी जल वाष्प मिलकर क्या करेंगी, बूंदों का निर्माण करेंगी। तो बहुत सी बूंदों का इस बादल के अंदर निर्माण हो जाएगा, वजन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मजबूरन बादलों को क्या करना होगा कि यहां पर वर्षा करनी ही होगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यही बादल यहां पर इस प्रकार देखिए वर्षा कर देंगे। तो यहां पर बादलों ने जो वर्षा की है वो किस प्रकार से की है, पर्वतों से टकरा कर की है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, पर्वतीय वर्षा कहेंगे, ओरोग्राफिक रेन कहेंगे। अब ये चीज देखेंगे कि भाई यहां पर बादलों ने वर्षा कर दी, बादलों का वजन जो है वो हल्का हो गया। अब बादल क्या करेंगे, क्रॉस कर आगे की तरफ इस प्रकार से निकल जाएंगे। तो क्या ये जो बादल हैं क्लाउड्स, क्या ये इस पर्वत के दूसरी तरफ भी वर्षा कर पाएंगे? तो मुश्किल है ना, क्योंकि बादल जो अपनी ज्यादातर नमी है वो उनको यहां पर छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। अब यहां पर क्या होगा कि भाई बहुत ज्यादा कम वर्षा होगी, ठीक है, हो भी सकती है नहीं भी होगी, ज्यादातर नहीं होती, अगर होती भी है तो कोई थोड़ी बहुत वर्षा यहां पर होगी। तो इस प्रकार देखिए एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं कि यहां पर मैंने मुंबई बनाया था, तो मुंबई में आप लोग देखेंगे कि भाई 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। लेकिन यही है मैंने बताया था कि जो पुणे है तो यहां पर देखिए 50 जो है सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहां पर प्राप्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि पर्वत के दूसरे छोर की तरफ है। तो ठीक यही चीज मैं आपको यहां बताना चाह रहा था इस प्रकार से कि देखिए जब ये पश्चिम दक्षिण की जो हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं, ये इस प्रकार से पश्चिमी घाट पर खूब वर्षा करेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी घाट के किस तरफ ज्यादा वर्षा करेगी तो आप लोग बता सकते हैं कि पश्चिम में ही वर्षा होगी, पश्चिमी घाट के पश्चिम में वर्षा होगी, पूर्व की तरफ वर्षा नहीं होगी। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि पश्चिमी घाट के पूर्व में ये जो क्षेत्र है इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से ये सारा क्या है, सेमी एरिड जोन के अंदर आता है, अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर आता है ये, ठीक है। अरावली को आप देखेंगे यहां पर, अरावली के पश्चिम में यहां पर बिल्कुल वर्षा नहीं होती, ये पूरी तरह से शुष्क क्षेत्र है। जबकि पश्चिमी घाट के पूर्व का जो क्षेत्र है ये सेमी एरिड यानी कि अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर आएगा। क्यों आएगा आप ये चीज समझ गए हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये हवाएं टकराकर यहां पर ये देखिए इस प्रकार से पश्चिमी घाट के साथ साथ खूब वर्षा करती हुई ये हवाएं आगे की तरफ बढ़ेंगी। इस प्रकार से ये मानसूनी हवाएं हैं, अब इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। अब आप देखेंगे कि भाई हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। आप लोग देखेंगे कि हवाएं इस दिशा में मूव कर रही है, जबकि मैंने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती है। तो इस बारे में एक चीज याद रखनी है कि भारत का जो मानसून है इसमें देखिए हवाओं को कंट्रोल कौन करता है, जो भारत की टोपोग्राफी है, यानी कि भारतीय जो स्थलाकृतियां हैं। आप देखेंगे ये स्थलाकृतियां ही बनाई है मैंने, कहीं पर वेस्टर्न घाट है, कहीं पर ईस्टर्न घाट, विंध्यन रेंज है, सतपुड़ा, अरावली, हिमालय, ये सब चीजें क्या करेंगी, इन मानसूनी हवाओं को प्रभावित करेगी, इनकी दिशाओं को भी चेंज करेगी। अभी ये चीज हम देखेंगे, फेरल का नियम वगैरह सब फेल हो जाएंगे जब ये टोपोग्राफी मानसूनी हवाओं को नियंत्रित करने का काम करेगी, ये चीज देखेंगे। अब ये मानसूनी हवाएं इस प्रकार आगे बढ़ रही है और ये क्या कर आई हैं, वेस्टर्न घाट पर इन्होंने खूब वर्षा की है। लेकिन ये हवाएं आप देखेंगे, अभी मैंने बताया कि यहां पर पूर्व की तरफ भी कुछ वर्षा हो जाती है, कुछ तो बादल इस प्रकार से वर्षा कर देते हैं, जबकि कुछ आप देखेंगे कि वेस्टर्न घाट वैसे तो देखिए सतत है, निरंतर कंटिन्यू एक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर भी जब हमने पढ़ा था वेस्टर्न घाट के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में क्या पाए जाते हैं, प्राकृतिक रास्ते पाए जाते हैं, नेचुरल पाथ, जिनको कि क्या कहा जाता है, पासेज कहते हैं, दर्रा कहा जाता है। तो वेस्टर्न घाट में भी आप देखेंगे बहुत सारे दर्रे मिलेंगे, जैसे कि यहां पर आप देखेंगे पाल घाट दर्रा है, ठीक है, पाल घाट दर्रा है, मुंबई से होकर इस तरफ जाना हो पुणे वगैरह तो पाल घाट दर्रे से जाएंगे। इसी प्रकार यहां पर देखेंगे भोर घाट दर्रा है,
ठीक है। और आगे बढ़ेंगे कर्नाटक वाले क्षेत्र में, यहाँ पर ये नहीं, ये यहाँ पर मुंबई से जब पुणे जाएंगे तो यहाँ पर थाल घाट दर्रा है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है, थाल घाट दर्रा है। और उसी के अलावा यहाँ पर गोवा से जब निकलना होगा तो यहाँ पर कौन सा है, भोर घाट है। कर्नाटक वाले क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर पाल घाट है। उसके अलावा केरल में भी यहाँ पर देखिए सैनकोटा, ठीक है, सैनकोटा गैप है, उससे भी निकल कर जाया जाता है। तो ये मानसूनी हवाएं जब चलती है इस प्रकार से, तो देखिए इनको यहां से इन पासेज से भी रास्ता मिल जाता है। अगर हवाओं को मौका मिलता है, हवाओं में तेज गति है इन मानसूनी हवाओं में, तो इनके अंदर भी प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार से ये यहां से भी प्रवेश करके दूसरी तरफ वर्षा कर सकती है, ठीक है। तभी थोड़ी बहुत वर्षा होगी, इसीलिए ये सेमी एरिड जोन के अंदर आता है, अर्ध शुष्क क्षेत्र में, इस प्रकार से। अब ये मानसूनी हवाएं देख सकते हैं कि पश्चिमी घाट के सहारे या फिर कह सकते हैं पश्चिमी तट के सहारे आगे बढ़ रही है। अब आगे बढ़ेगी तो आप यहां पर देखेंगे, ये जो मैंने ग्रीन कलर में रिवर बनाई है, ये है तापी नदी है, ताप्ती रिवर है। अब मानसून की देखिए एक शाखा यहां पर ताप्ती नदी का जो घाटी है इसके अंदर प्रवेश कर जाती है, इस प्रकार ये यहां पर बढ़ रही है आगे। तो देखिए ये कहां पर वर्षा करेगी, ये चीज देखनी है। सतपुड़ा रेंज के आप नीचे देखेंगे, यहां पर आपको भाई ग्वालीगढ़ भी है, अजंता भी है, ये अन्य पर्वत श्रृंखलाएं भी मिलेंगी। लेकिन ये जो मानसून की शाखा अंदर गई है, तो देखिए फेरल के नियम के अनुसार इनको अपने दाहिनी तरफ मुड़ना है ना, यानी कि वैसे तो इस तरफ ही चलना है इनको। तो देखिए इनकी दिशा इस प्रकार की ही होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से जब आगे बढ़ रही है तो भी इस दिशा की तरफ ही ये बल लगा रही है। कहने का मतलब ये जो सतपुड़ा रेंज है बिल्कुल इसके साथ साथ सटते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। आगे आप देखेंगे यहां पर बैतूल का पठार है जहां से कि तापी नदी निकलती है। तो बैतूल का पठार पर ये जो मानसून की शाखा है ये यहां पर बारिश करती है, इस प्रकार से। अन्य शाखाएं आगे बढ़ेंगी, आप देखेंगे एक शाखा यहां से भी प्रवेश करेगी जो नर्मदा नदी का मुहाना है। तो नर्मदा नदी के मुहाने से प्रवेश करने के बाद ये नर्मदा घाटी में आगे की तरफ बढ़ेगी। और किसके सहारे बढ़ेगी, विंध्यन श्रेणी के या सतपुड़ा श्रेणी के। हवाओं का जो जोर है वो कहां पर है, देखेंगे पूर्व उत्तर की तरफ है। पूर्व उत्तर की तरफ जाना चाहती है तो हवाएं यानी कि विंध्यन रेंज के साथ साथ चलते हुए निकलेगी। और यहां पर आप देखेंगे कि ये देखिए मैकाल रेंज भी है ना, उसका एक यहां पर शिखर है जिसका क्या नाम है, अमरकंटक। तो यहां पर अमरकंटक में ये खूब वर्षा करेगी मानसून की शाखा यहां पर, ठीक है। और अमरकंटक से ही फिर ये नर्मदा नदी इस प्रकार से निकलती है। उसके अलावा और देखेंगे और शाखाएं इस तरफ आगे बढ़ेगी, गुजरात के अंदर प्रवेश करेंगी। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं ये जो पहाड़ी मैंने बनाई है ये कौन सी है, गिर और मांडव की पहाड़ियां हैं यहां पर, ठीक है। गिर और मांडव की पहाड़ियां गुजरात में। तो इनकी स्थिति आप देखेंगे तो इस प्रकार पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये विकसित है। तो यहां पर मानसून की शाखा देखिए टकराएगी और टकराकर यानी कि अगर बीच में कोई अवरोध आएगा हवा के बीच में तो जरूर बारिश होगी। तो इसी प्रकार यहां पर भी खूब बारिश होती है गिर और मांडव की पहाड़ियों पर। अगर पूछा जाए तो देखिए ये चीज तो कॉमन है, अब आप लोग समझने लग गए होंगे। अगर पूछे कि गिर की पहाड़ियों पर जो पश्चिम दक्षिण मानसून है ये किस तरफ वर्षा करता है, भाई उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, कहां पर वर्षा करेगा। अब पहाड़ियां यूं हैं इस प्रकार से, तो हवाएं अगर इस प्रकार से आ रही है तो देखिए जो दक्षिण का हिस्सा है यहीं पर तो बारिश करेगा, पहाड़ी क्रॉस करके यहां पर उत्तर की तरफ थोड़े ना करेगा। तो यहां पर गिर पहाड़ियों के दक्षिण में खूब वर्षा करता है। गुजरात वैसे सूखाग्रस्त है, भाई सूखा वैसे राज्य है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि गिर और मांडव की जो पहाड़ियां है ना ये हरी भरी है। क्यों, क्योंकि इनके दक्षिणी किनारों पर ये मानसून जो है काफी वर्षा करता है इस प्रकार से। अब देखिए गिर की पहाड़ी के बाद ये आगे की तरफ बढ़ेगा मानसून। यहां पर आप देखेंगे कच्छ का रण है, ठीक है, दलदली क्षेत्र है यहां पर, यहां से ये नमी प्राप्त करेगा, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेगा इस प्रकार से। जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहां पर देखिए अरावली जो पर्वत रेंज है उसका एक शिखर है गुरु शिखर, ठीक है। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, गुरु शिखर। तो गुरु शिखर से जब ये यहां पर ये देखिए ये हवाएं जब टकराएंगी तो गुरु शिखर पर्वत पर क्या ये वर्षा करेंगी या नहीं,
तो बिल्कुल मैंने अभी बताया था, जब कोई भी अवरोध सामने आएगा तो वर्षा बिल्कुल होगी। तो यहां पर खूब वर्षा होगी। कहां पर? यहां पर माउंट आबू है, गुरु शिखर, यहां पर खूब वर्षा होगी। क्या आगे वर्षा होगी? तो आगे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, तो ये हवाएं सीधा ही आगे की तरफ निकल जाएंगी बिना बरसात किए हुए। बरसात क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो अरावली रेंज आप देखेंगे, अगर इसकी स्थिति को आप देखेंगे तो ये देखिए कहां पर है, ये भी तो उत्तर दक्षिण की तरफ ही है, यूं उत्तर और पूर्व की तरफ इस प्रकार से फैली हुई है, और मानसून की दिशा भी ये है, ये अरावली रेंज है, और मानसून भी इस प्रकार से इसके समानांतर होते हुए निकल गया। कोई बाधा नहीं तो कोई भी बारिश नहीं, इसलिए ही देखेंगे कि ये क्षेत्र जो है यहां पर बिल्कुल वर्षा नहीं हुई। इसी कारण यहां पर किसका डेवलपमेंट हुआ है, किसका निर्माण हुआ? थार के मरुस्थल का यहां पर निर्माण हुआ है, जो कि शुष्क क्षेत्रों में है। ठीक है, कोई वर्षा नहीं, यहां फिर भी वर्षा हो गई थी, यहां पर कोई वर्षा नहीं हुई, तो ये शाखा आगे की तरफ निकल गई। यहां से भी एक देखेंगे कि खंभात की खाड़ी से यहां पर एक शाखा, देखिए माही नदी है ना, यहां पर माही नदी बहती है, तो माही नदी के मुहाने पर प्रवेश करेगी, आगे की तरफ बढ़ती चलेगी। यहां पर जैसे कि चंबल नदी आएगी, उससे नमी लेकर ये आगे की तरफ निकल जाएगी। यहां पर कुछ थोड़ी बहुत वर्षा होगी। ठीक है, आगे आप देखेंगे यही जो शाखाएं आगे जा रही हैं, तो आगे जो उत्तर भारत में अन्य जगहों पर ये वर्षा करेंगी। अब ये चीज भी यहां पर ध्यान रखेंगे कि भाई अब ये जो मानसूनी शाखाएं जो प्रवेश कर रही है, जैसे कि नर्मदा नदी में प्रवेश किया, तापी नदी में, यहां पर माही नदी है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे जब ये शाखाएं किसी नदी के ऊपर से, नहर के ऊपर से, जलाशयों के ऊपर से, या फिर कहीं पर रिजर्वायर बनाए गए हैं उनके ऊपर से जब ये गुजरती है तो वहां से भी नमी ले लेती है, वहां से भी नमी लेगी। ठीक है, जैसे अब ये नर्मदा नदी के ऊपर से जब ये ब्रांच यहां से निकल रही थी तो यहां से नमी ली थी इसने, और इसी वजह से यहां पर जोरदार बारिश हुई। अब ये जो अरावली के पश्चिम में जो यहां पर शाखा निकली है, तो यहां पर भी देखिए इंदिरा गांधी नहर है, वहां से भी इसने नमी ली, लेकिन वर्षा नहीं की, क्योंकि किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, हवाएं सीधा समानांतर यहां से निकल गई। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि ये देखिए जो अरब सागर की जो शाखा थी जो मानसून की, उसने इस प्रकार से इन क्षेत्रों में वर्षा की। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो शाखा निकलेगी, यहां पर ये कहां कहां वर्षा करेगी। तो यहां पर देखिए ये बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं हैं इस प्रकार चल रही है, तो क्या आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को कि भाई पश्चिमी घाट में तो खूब वर्षा हुई थी, टकराकर पर्वतीय वर्षा हुई थी, क्या ये वर्षा यहां पर जो पूर्वी घाट है इससे भी टकराकर होगी? तो यहां पर वर्षा बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जो स्थिति है यहां पर कैसी है, इन हवाओं के समानांतर ही है। ठीक है, हवाओं को क्या यहां टकराने का मौका मिल रहा है कहीं से? इस प्रकार सीधा यूं निकलती चली जा रही है, कहीं पर कोई वर्षा नहीं होगी इस प्रकार। पर यह चीज ध्यान रखेंगे, कहीं पर देखिए जो नदियों के मुहाने हैं ना, जैसे कि मैंने बनाई है, यहां पर कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी है, महानदी है, दामोदर, तो जिन भी नदियों के मुहाने से इनको प्रवेश का मौका मिलेगा तो वहां से कुछ शाखाएं देखिए प्रवेश कर जाती है इस प्रकार से, तो प्रवेश ये कर जाएगी बंगाली खाड़ी की शाखा, और इस प्रकार से पर्वतीय चोटियों पर। ठीक है, आगे जहां से इनका उद्गम स्थल है तो वहां के पर्वतों से टकराकर ये थोड़ी बहुत वर्षा करती है इस प्रकार से। ठीक इसी प्रकार कृष्णा नदी ये जाएगी और इसका उद्गम स्थल जो है भाई महाबलेश्वर, वहां ये क्या करेगी? वर्षा कर देगी इस प्रकार से। गोदावरी नदी में भी ठीक इसी प्रकार का केस है, महानदी के मुहाने में भी प्रवेश करके अंदर की तरफ इसी प्रकार से वर्षा करेगी। दामोदर नदी घाटी में देखेंगे कि इस प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये एंटर हो जाएगी, और यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो छोटा नागपुर पठार है इस प्रकार से। अब छोटा नागपुर पठार का जो ऊंचा हिस्सा है, देखिए जो हजारीबाग का पठार है, यहां पर ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये वर्षा करती है इस प्रकार। रांची का पठार भी नीचे, वहां इतनी वर्षा नहीं, भाई ऊपर की तरफ ज्यादा वर्षा। महानदी के मुहाने में देखिए इस प्रकार से प्रवेश कर जाएंगी हवाएं। झारखंड में आगे आप लोग देखेंगे कि यहां पर भी क्या है, ये तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो यहां पर भी खूब वर्षा होगी। कौन सी शाखा वर्षा कर रही है? बंगाल की खाड़ी की शाखा वर्षा कर रही है। ठीक इसी प्रकार से ये हवाएं आगे की तरफ बढ़ती हुई इस प्रकार से। तो यहां पर तो बांग्लादेश है,
बांग्लादेश के अंदर देखिए कोई भी टोपोग्राफी ऐसी नहीं है, कोई पर्वत नहीं है, केवल समतल मैदान है। तो यहां से देखेंगे कि जो बादल हैं वो सीधे यहां से निकल जाते हैं बिना बारिश के। फिर आगे अब आप लोग देखेंगे 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां यहां पर मेघालय के अंदर, गारो खासी जयंतिया, ये तीनों जो पहाड़ियां हैं अब यहां से टकराकर क्या होगी, पर्वतीय वर्षा होगी। देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बह रही है, पर्याप्त मात्रा में इनके अंदर नमी है। तो जैसे ही ये इन तीनों पहाड़ियों से टकराती है यहां पर, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा वर्षा होती है। गारो खासी जयंतिया, खासी के ऊपर, खासी पहाड़ी पर आप देखेंगे कि भाई चेरापूंजी है, मासिन राव है, ये क्या करते हैं, विश्व के अंदर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्षा होगी। कुछ शाखाएं यहाँ पर प्रवेश करेगी, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है ना यहाँ पर खुली स्ट्रक्चर क्या है, सुरमा घाटी है। सुरमा घाटी में इस प्रकार से प्रवेश किया इन्होंने यहाँ पर। और आगे देखिए पूर्णतया अवरोध, यानी कि जो हिमालय पर्वत का विस्तार आप लोग देख सकते हैं ना, पश्चिम से लेकर इस प्रकार पूर्व और फिर दक्षिण की तरफ आता है। तो ये हवाएं अंदर जाकर इस प्रकार देखिए यहाँ पर ट्रैप हो जाती है और यहाँ पर पर्वतों के सहारे जब ये ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं तो खूब यहाँ पर जमकर बारिश होती है। जब कोई निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो मजबूरन इस प्रकार से इनको चलना पड़ता है। देखेंगे क्यों चलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय है, भारत की जो टोपोग्राफी है वो इस प्रकार की है। अब ये हवाएं इस प्रकार से देखिए चल रही हैं, तो हवाएं जाना कहाँ चाहती है, ये ऊपर की तरफ जाना चाहती है ना। तो हिमालय की जो बाहरी श्रृंखला है जिसको क्या कहते हैं, शिवालिक, तो शिवालिक से इस प्रकार ये रगड़ते हुए जा रही हैं। और शिवालिक जो हिमालय की बाहरी श्रृंखला है उसके ऊपर ये जमकर बारिश करती है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ऊपर उठने का प्रयास करती हैं वैसे ही पर्वतीय वर्षा होती है, खूब जमकर यहाँ पर वर्षा की जाती है इस प्रकार। तो इस प्रकार से देखेंगे। अब एक चीज और भी देखेंगे, यहाँ पर देखिए जो हुगली नदी है ना, यहाँ पर हुगली नदी आती है पश्चिम बंगाल में। तो हुगली नदी के मुहाने पर ये जो शिलोंग का पठार है ना, यहीं से टकराकर एक शाखा इस प्रकार से अंदर प्रवेश कर जाती है बंगाल की खाड़ी की। तो ये देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर, उसके बाद बिहार है, यूपी है, यहाँ पर खूब वर्षा करती है, इस प्रकार से आगे बढ़ती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि दिल्ली तक भी इसके द्वारा वर्षा की जाती है। वर्षा की मात्रा देखिए, जब हमने चैप्टर को प्रारंभ किया था तो ये चीज हमने डिस्कस की थी कि जो वर्षा की मात्रा है वो पूर्व से पश्चिम जाने पर लगातार घटती है। क्यों घटती है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भाई अरब की जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से खूब नमी प्राप्त की, खूब वर्षा हो रही है यहाँ पर, पर्वतीय वर्षा, ठीक है। मासिन राव मेघालय है, बहुत ज्यादा वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद अब आगे की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर, जैसे कि देखिए यहाँ पर से और कम हो जाएगी पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बिहार के अंदर और कम होगी, यूपी के अंदर और कम, और दिल्ली तक आते आते जो नमी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है या थोड़ी बहुत नमी रहती है, जिसके चलते देखिए बहुत ज्यादा कम वर्षा, यानी कि 50 से 60 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा वर्षा, उसके बाद भाई 200, 150, 100 इस प्रकार से चलते चलते बिल्कुल कम वर्षा हो जाती है। अब ये हवाएं जो यहाँ पर मिल रही हैं, देखिए बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर अरब सागर से जो आई हुई हवाएं यहाँ पर मिलेंगी, तो ये यहाँ पर देखिए क्या होगा कि यहाँ पर अभी हमारा क्या है, ITCZ है, यानी कि यहाँ पर हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ रही हैं। तो यहाँ पर अगर वर्षा करना भी चाहे तो नहीं होगी, क्या होगा, क्योंकि जो कन्वेंशनल करंट है ये हवाएं फिर से ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, ऊपर उठेंगी, दोबारा से जेट बनेंगी और कहाँ, विषुवत रेखा को क्रॉस करते हुए जो हाई प्रेशर का जोन है वहां जाएंगी और वहां से फिर दोबारा से इस प्रकार से आनी प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखा कि ये जो क्षेत्र है राजस्थान वाला, किस तरह से ये देखिए शुष्क क्षेत्र बना रहा, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वर्षा नहीं हुई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से मानसून भारत के अंदर आया, किस प्रकार से वर्षा हुई। इसके बाद की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मानसून किस प्रकार से वापस लौटता है और किस तरह से जब शीत ऋतु आती है। अभी तो सूर्य कहां पर है, यहाँ कर्क रेखा पर है ना, इस प्रकार से। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जब सूर्य जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जब यहां पर चला जाता है तो जो वर्षा का वितरण है वो किस प्रकार से रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अभी सूर्य कहां पर है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर है। तो देखिए जो ITCZ बना है ना वो कुछ इस प्रकार से बना था, ठीक है, यहां से भी ऊपर
इस प्रकार से ITCZ जो मेन जो इनका सेंटर है वो यहां पर है। यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा लो प्रेशर का एरिया बना हुआ है। ये जो भी हवाएं आ रही हैं, कोई कहीं से मुड़कर, कोई कहीं से, तो इन सब का सेंटर क्या है, सबका सेंटर यही है, लो प्रेशर, यहीं पर आना चाहती है सब हवाएं। तो इसकी वजह से ये चीज भी दिशाओं को प्रभावित करती है। उसके अलावा जो भारत की टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी यानी कि जो स्थलाकृतियां हैं, पर्वत, पहाड़, भाई पठार, ये सब प्रभावित करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।